दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नित्य स्मार्ट एकेडमी पर। तो हम आज नई वीडियो लाए हैं एक नए जोश और नई उमंग के साथ, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। तो क्लास 9 और चैप्टर 5 है। मैं आपका दोस्त विकास कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है नित्य स्मार्ट एकेडमी। तो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो आशा करता हूँ आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी और नॉलेजफुल भी रही होंगी। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा शुरुआत करते हैं कंटेंट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो हमारे यूक्लिड महाराज हैं, उन्होंने हमें जो भी बातें बताई हैं, तो उनको डेफिनेशंस, एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स नाम दिया गया है। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे क्या है। और उसके बाद हमारा जो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, उसके इक्विवेलेंट वर्जन्स पढ़ेंगे कि उसके इक्विवेलेंट वर्जन भी हैं और हो सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं हमारे आज के कंटेंट्स में, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन जियोमेट्री का। अब जियोमेट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, जियो प्लस मेट्री। तो द वर्ड जियोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो, दैट्स मीनिंग द अर्थ, एंड मेट्रेन मीनिंग टू मेजर। यानी कि जियोमेट्री का मतलब है कि कोई भी, यानी कि धरती पर या पृथ्वी पर कोई भी मापने से संबंधित जो भी बातें हैं, वो सभी जियोमेट्री में आपको बताई जाएंगी। वो सब जियोमेट्री से संबंधित है, यानी कि जया मिति, मिति यानी मापना और जया माने पृथ्वी। In this chapter, we shall discuss Euclid's approach to geometry and shall try to link it with the present day geometry। तो यूक्लिड महाराज ने तो हमें ये सब बातें बहुत पहले बताई थी, जो कि आज भी हमें बिल्कुल खरी उतरती हैं आज की जियोमेट्री पर। तो हम उन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने उतने समय पहले ही वो सभी बातें बता दी थी, और आज की जो प्रेजेंट डेट की जियोमेट्री है उसके साथ हम दोनों को कनेक्ट करके देखेंगे कि उनको समानता क्या है, तब की जियोमेट्री क्या थी और अब की क्या है, क्या कुछ डिफरेंस आया है, अगर आया है तो क्या है और नहीं है तो क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो अब पढ़ते हैं यूक्लिड्स के डेफिनेशंस, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो दोस्तों, कंसीडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स। फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स यानी कि सॉलिड के बाद चलिए सरफेसेस पर, उसके बाद लाइंस और उसके बाद पॉइंट्स। तो इन चारों चीजों में आपने कुछ नोटिस किया? हाँ, मैंने तो किया है बिल्कुल, क्योंकि सॉलिड्स में हमारी 3 डायमेंशन होती हैं। अब डायमेंशन को इन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन ईच स्टेप। ये वाले जो स्टेप हमने अभी जैसे सॉलिड से सरफेस, सरफेस से लाइन और लाइन से पॉइंट, तो इन ईच स्टेप वी लूज 1 एक्सटेंशन आल्सो कॉल्ड ए डायमेंशन। आपने पढ़ी भी होंगी। तो डायमेंशन हमारी 3 होती हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर सॉलिड के पास हमारी 3 डायमेंशन है ये, और सरफेस के पास 2 डायमेंशन होती हैं, लाइंस के पास 1 डायमेंशन होती है और पॉइंट के पास कुछ नहीं होता। तो ये हमने देखा सॉलिड के पास 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि ये चारों एक एक करके अपनी एक्सटेंशन यानी कि डायमेंशन को खोती जा रही हैं। सो ए सॉलिड हैज ए 3 डायमेंशन, ए सरफेस हैज 2, ए लाइन हैज 1 एंड ए पॉइंट हैज नन। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं, जैसे मेरे पास ये एक बुक रखी है यहाँ पर, ये एक बुक। तो आप इस बुक को जरा गौर से देखिए। अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूं तो देखिए, इसमें ये तो इसकी मोटाई हो गई, ठीक, यानी कि ब्रेथ, और ये इसकी लेंथ हो गई, कितनी लंबी है, और ये तो इसकी हाइट है, यानी कि इसमें ये है, ये तो इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि तीनों चीज है, यानी कि एक सॉलिड है, इसके पास 3 डायमेंशन है। अब बात करें अगर सरफेस की, तो अब आप सिर्फ इसका सामने वाला हिस्सा देखिए, इस बुक का केवल सामने वाला हिस्सा देखिए। तो माना कि एक सरफेस है, तो इसके पास फिलहाल एक तो ये लंबाई है, लेंथ है, और एक ये आपकी हाइट, लंबाई और चौड़ाई, और तो कोई नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। अब लाइन की बात करते हैं। जैसे कि लाइन, जैसे मैंने ये पेन, आप जैसे माना कि लाइन है, तो इसके पास
दूर से देखने पर तो लाइन जैसे ही लग रहा होगा, तो चलिए इसके पास ये सिर्फ एक लाइन है, यानी कि लंबाई। दूर से देखने पर लंबाई आपको सिर्फ लंबाई दिख रही होगी, इसमें ना तो मोटाई दिख रही होगी ना कुछ, तो इसके पास सिर्फ एक डायमेंशन है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं पॉइंट बनाऊं आपके सामने, जैसे ये वाला पॉइंट, बताइए क्या इसमें लेंथ है? नहीं है। क्या इसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों में से कोई सी भी डायमेंशन है? नहीं है। तो पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं होती, ये उन्होंने हमें बताई। उसके बाद चलिए, यूक्लिड समराइज दीज स्टेटमेंट एज डेफिनेशन। तो ये सभी बातें उन्होंने हमें डेफिनेशन, यानी कि उन्होंने हमें डेफिनेशंस के नाम से बताई हैं। ही बिगेन हिज एक्सपोजिशंस बाय लिस्टिंग 23 डेफिनेशंस इन बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक, तो दोस्तों ये सभी बातें, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने हमें 23 डेफिनेशन, 23 डेफिनेशन बताई हैं, और बुक का नाम है एलिमेंट्स, उनकी पहली किताब है बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स। A few of them are given below। उन्हीं डेफिनेशंस में से कुछ यहाँ पर दी गई हैं, तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। चलिए, तो डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो ये तो मैंने बता दिया है, एक पॉइंट लिया, जैसे ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके पास कोई डेफिनेशन, यानी कि कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक, दूसरी बात, ए लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ, यानी कि अगर एक लाइन आपके सामने खींची हुई है, ऐसे ड्रॉ की हुई है लाइन, तो ये इसमें आपकी मोटाई नहीं है, ये ब्रेडथलेस लेंथ है। ये दूसरी डेफिनेशन बताई इन्होंने। और आगे चलते हैं, तीसरी क्या है, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। अब जैसे एक लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ करी हुई है, ठीक, इसके जो एंड्स हैं, यानी कि ये पहला एंड्स है और ये दूसरा एंड्स है, तो ये दोनों ही पॉइंट्स हैं। यानी कि अगर एक पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पर है ड्रॉ किया है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैंने मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, तो एक लाइन बन गई कि नहीं बन गई? तो पहला एंड और लास्ट वाला एंड, ये दोनों 2 पॉइंट होते हैं लाइन के। ठीक, नंबर 4, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब दोस्तों ये बात भी बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई है, जैसे एक लाइन आपके सामने ड्रॉ करी हुई है, ठीक, तो इसमें पॉइंट यहाँ पर अनगिनत पॉइंट है, यानी कि ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, यानी कि इस पर कई पॉइंट्स लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट्स, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आपने नंबर सिस्टम में संख्या रेखा तो पढ़ी ही होगी, तो संख्या रेखा की वजह से, यानी कि आपको डिजिट दी जाती थी और कहते थे कि इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करो, तो आप मेरी बात समझ भी रहे होंगे। ठीक, नंबर 5, ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। तो ये तो मैंने बता दिया है। अब जैसे एक सरफेस है, मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, माना ये सरफेस है, तो इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, ये वाली लेंथ है, मैंने इसको डी माना लेंथ, और इसमें सिर्फ आपकी ये ब्रेड्थ है, यानी इसको मैंने बी माना है। ठीक, तो ये आपके 2 ही डायमेंशन इसके पास रहती हैं सरफेस के पास। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। ठीक, आपके सामने एक सरफेस ड्रॉ है पहले से ही, इसके जो किनारे हैं, यानी कि एज, वो एक लाइन को दिखाते हैं। जरा गौर से देखिए, यहाँ पर जैसे ये वाला एक लाइन है, इसको चलो मैं नाम देता हूं सरफेस को, ए बी, और ये सी है और ये डी है, तो ये चारों, यानी कि ए बी, बी सी डी और ए डी, तो ये चारों ही सरफेस के किनारे हैं और ये लाइन भी हैं। तो ये इन्होंने नेक्स्ट बात बताई है। उसके बाद नेक्स्ट है, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। तो ये बिल्कुल इससे जुड़ी हुई बात है। अब अगर सरफेस है तो उसके पास लाइन भी है, तो ये लाइन से ही आप इस पर कई सारे लाइन लाई करती हैं एक सरफेस पर, तो ये ऐसे ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको वहीं से रिप्लाई कर देंगे या एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे आपके लिए बिल्कुल फ्रेश, आपकी सारी क्वेरीज उसमें सोल्व कर दी जाएंगी। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशंस यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज व्हिच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक, these assumptions are actually obvious universal truth। तो अब ये जो हमारे यूक्लिड महाशय हैं, इन्होंने अपनी डेफिनेशंस को देखते हुए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को एज्यूम किया है, यानी कि माना है
जो कि प्रूव तो नहीं की गई हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि वो सभी चीजें सत्य हैं। जैसे एक और एक दो होती हैं, ठीक, ये कोई बात झूठी नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे ही उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को अज्यूम किया, उन्होंने हमें बताया। तो चलिए उन्हें ही हम पढ़ते हैं। ही डिवाइडेड देम इनटू टू टाइप्स। उन्होंने उन यूनिवर्सल ट्रूथ को दो भागों में, अपनी जो उन्होंने प्रॉपर्टीज को एज्यूम किया था, दो भागों में डिवाइड किया है। तो पहला भाग यानी कि पहला पार्ट एक्सियम कहलाया और दूसरा है पोस्टुलेट्स। उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है अपनी जो उन्होंने प्रॉपर्टीज को देखा। तो पहले को नाम दिया एक्सियम और दूसरे को पोस्टुलेट्स। यानी कि एक्सियम और पोस्टुलेट दोनों का मतलब यही है कि जो बातें यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जिन्हें पहले से ही मतलब सिद्ध हैं, उनको गलत प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक, ही यूज द टर्म पोस्टुलेट फॉर द अजम्पशन दैट वर स्पेसिफिक टू जियोमेट्री। ठीक, उन्होंने जो ये पोस्टुलेट नाम का शब्द है, टर्म, इसको अजम्पशन किया, यानी कि वो जियोमेट्री से ही उसको स्पेसिफिक है, बिल्कुल जियोमेट्री से। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और समझ में और बारे में जानते हैं। तो हम जो कह रहे थे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, तो उन्हीं में से कुछ आपके सामने है। ठीक, सम ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स वर दिए गए हैं। नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं, माना A इज इक्वल टू B, ठीक, एंड B इज इक्वल टू C। तो A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू B एंड B इज ऑल्सो इक्वल टू C, यानी कि A ऑल्सो इक्वल टू C। तो मेरी बात समझे हैं, अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो A C के बराबर भी होगा कि नहीं होगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जरूर। ठीक, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। ठीक, दूसरी बात, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर बराबर को बराबर में जोड़ा जाएगा, अगर कोई डिजिट आपस में बराबर है, उनको बराबर में जोड़ा जाएगा, तो जो हमारा टोटल आएगा, जो होल आएगा, होल यानी कि पूरा पार्ट जो आएगा जुड़ने के बाद, वो भी बराबर ही होगा। ये तो आप आसान है, आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, यानी कि बराबर को बराबर में से ही घटा दिया जाएगा, तो उसका रिमाइंडर भी बराबर ही बचेगा है। ये इन्होंने कुछ बात बताई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रूव तो इनमें से कुछ प्रूव की जा सकती है, कुछ नहीं की जा सकती है, लेकिन ये बात तो सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, दो चीजें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, तो वो एक दूसरे के बराबर भी इक्वल होंगी, बराबर होंगी एक दूसरे से। नेक्स्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये तो सीधी सी बात है भाई, होल यानी कि सारा पार्ट। एक ऐसा समझो जैसे 5 रुपए यानी कि 5 रुपीज, और वे ग्रेटर देन द पार्ट। अब 5 रुपीज में से कुछ पार्ट अलग कर दिया 1 रुपीज, तो 5 रुपीज में से 4 रुपीज बचे, तो वो तो 1 रुपीज से बड़े ही होंगे, यानी कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो सीधी सी बात है। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जो चीजें अपने दुगने से ही समान हैं, तो वो आपस में भी बराबर होंगी। ठीक, थिंग्स, नेक्स्ट चलते हैं। थिंग्स विच आर हाल्फ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब जो चीजें आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं या डबल भी होती हैं, उसी प्रकार अगर वो आपस में सेम थिंग आपस में है, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो वो भी आपस में बराबर होंगी। ठीक, ये कुछ यूक्लिड्स की एक्सियम थी। नेक्स्ट चलते हैं, उन्होंने हमें और क्या बताया है। तो अभी तो हमने पढ़ी थी यूक्लिड्स के एक्सियम, यानी कि पार्ट 1 उन्होंने जो अपनी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को एज्यूम किया था, उनको दो पार्ट डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट हमने एक्सियम के रूप में पढ़ा। अब बारी है सेकंड पार्ट को पढ़ने की, जो कि है हमारा यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स वर्क। ठीक है, पोस्टुलेट 1 पढ़ते हैं। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक, अब जैसे इन्होंने कहा, एक सीधी रेखा को, एक स्ट्रेट लाइन को एक बिंदु से किसी भी दूसरे बिंदु पर, यानी किसी भी
एक बिंदु से किसी भी दूसरे बिंदु तक ड्रॉ किया जा सकता है। मैं बता रहा हूं, जैसे एक बिंदु मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया यानी कि पॉइंट, और दूसरा मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। दोस्तों मुझसे तो स्ट्रेट नहीं बनी, कोई बात नहीं, पर ये स्ट्रेट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। कोई भी बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, रैंडमली चूज कर लीजिए, और दूसरे बिंदु से अगर आपको ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनिटली। अब अगर एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, टर्मिनेटेड का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो हमारी, जैसे यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ की है पहले, तो ये एक आपकी लाइन हो गई, इसको हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे ही भी, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी, कैसे ही भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो बारी है हमारी पोस्टुलेट नंबर 3 पढ़ने की। हमने 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया और 3 पढ़ते हैं। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये तो आप जानते ही होंगे, कितना भी तो आप उनको सेंटर दे दीजिए, और कितना भी आपको उनको रेडियस दे दीजिए, कोई भी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूं 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो, तो बताइए मुझे कि सर्कल ड्रॉ हो सकता है कि नहीं हो सकता। 2 सेंटीमीटर, कितने भी सेंटीमीटर, कितनी भी लेंथ दे दीजिए, सर्कल हमेशा ड्रॉ हो जाएगा। आपको सिर्फ रेडियस पता होनी चाहिए, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये उनकी पोस्टुलेट नंबर 3 थी। 4 पढ़ते हैं। ए राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, सॉरी, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब राइट एंगल्स यानी कि आपके समकोण, एंगल्स विच कैन बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री वाले जितने भी एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक, नंबर 5 पढ़ते हैं। नंबर 5 पोस्टुलेट्स है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल्स on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight line if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than 2 right angles। तो ये इन्होंने जो कहा है बात, पोस्टुलेट नंबर 5, इसी को हम आगे भी पढ़ेंगे कि इसके कुछ इक्विवेलेंट वर्जन्स भी हैं पोस्टुलेट नंबर 5 के। तो ये कह रहे हैं इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं, ये आपकी 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और एक स्ट्रेट लाइन इन पर फॉलन हो रही है यानी गिर रही है। तो इन्होंने एक इंटीरियर एंगल्स आपस में बनाया है ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, यानी कि जैसे इसने यहां पर भी एक एंगल बनाया है और एक ये एंगल यहां पर भी बनाया है। ठीक, तो ऐसे ही इन्होंने एक एंगल इधर भी बनाया है, तो इसने इससे इधर भी एंगल बनाया है। अगर एंगल आपका यहाँ है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, और अगर एक एंगल इधर भी बनाया है तो एक एंगल इधर भी बराबर होगा। तो यही प्रॉपर्टी है। इसके आगे और वर्जन पढ़ेंगे। इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, यानी कि निश्चित नहीं है किधर से भी, और ये मतलब तीनों लाइन कैसे भी ड्रॉ की जा सकती हैं। तो विच द सम ऑफ एंगल्स लेस देन 2 राइट एंगल्स। ठीक, अगर इन दोनों को, कोई से भी 2 एंगल को हम अगर जोड़ेंगे तो ये राइट एंगल्स के सम के बराबर या उससे कम ही बैठेंगी। तो ये उनकी 5वीं पोस्टुलेट थी, किसकी, यूक्लिड्स की। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ठीक, मैंने बताया था कि जो आपकी 5वीं पोस्टुलेट्स है इसके इक्विवेलेंट वर्जन भी हैं। तो अब बारी है उन्हीं वर्जन को पढ़ने की। पहला वर्जन इन्होंने आपके सामने दिया है। ठीक, फॉर एवरी लाइन एल and for every point P not lying on L, for every line L and for every point P not lying on L there exists a unique line M passing through M and parallel to L। तो ये लाइन इन्होंने कहा जैसे for every line L and for every point P not lying on L, यानी कि अगर कोई भी आपकी लाइन है, इन लाइन का नाम L इन्होंने कह दिया है। ठीक, और फॉर एवरी पॉइंट P नोट, इनमें से जैसे ये लाइन L है और ये भी लाइन L है। ठीक, एक पॉइंट है यहाँ पर, एक किसी भी रेखा पर नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। तो अगर इस बिंदु से, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, सॉरी, एक लाइन ड्रॉ की है ऐसे, और ये लाइन
इनको आपस में डिवाइड कर रही है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन से, तो पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। तो ये दोनों लाइन आपस में, जैसे ये और ये आपस में पैरेलल होंगी, ठीक। ये इन्होंने इसका सेकंड वर्जन बताया, फर्स्ट वर्जन। सेकंड वर्जन पढ़ते हैं, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। अब अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो इसका मतलब है कि वो आपस में पैरेलल नहीं हो सकती हैं, ठीक। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, जैसे एक लाइन इसने इसको काटा, दूसरी ने इसको इधर से काटा, तो इंटरसेक्ट, काटना मतलब इंटरसेक्ट करना, तो ये जरूरी तो नहीं है कि आपस में पैरेलल हो, ठीक है। तो कैसे भी हो सकता है। तो यही उनके इक्विवेलेंट वर्जन थे 5 पोस्टुलेट्स के। तो अब नोट है हमारे पास कुछ, ठीक, तो उनको सब पढ़ते हैं। यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इज ए वेरी सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो कितनी बड़ी बात है, यानी कि जो यूक्लिड महाराज की ये 5वीं पोस्टुलेट है, ये बड़ी ही अनोखी है, सिग्निफिकेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की पूरी इतिहास में ऐसा रूल, ऐसा पोस्टुलेट नहीं देखी गई जैसी इनकी 5वीं वाली है, यानी कि बड़ी ही यूनिक है, सिग्निफिकेंट है, ठीक। All the attempts to prove Euclid's fifth postulates using the first 4 postulates fail। अब अगर किसी ने इस 5वीं पोस्टुलेट्स को प्रूव करने की कोशिश की है, सिद्ध करने की कोशिश की है शुरू की 4 पोस्टुलेट्स की हेल्प से, तो हर वो आदमी फेल हुआ है, हर वो साइंटिस्ट या सॉरी मैथमेटिशियन फेल हुआ है, उनको प्रूव नहीं किया गया है अभी तक भी। But they led to the discovery to several other geometries called non-Euclidean geometry। देखिए तो बात वही रही, काम कुछ और करना चाह रहे थे लेकिन हो कुछ और गया, ठीक। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना 5 पोस्टुलेट्स को प्रूव करने की कोशिश की जाए। तो 5 में तो प्रूव हुई नहीं, लेकिन उसने कुछ और रास्ते खोल दिए जिनको कहा गया कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज, वो वहां पर भी उपयोगी सिद्ध हुई। तो वो तो प्रूव नहीं हुई जो हम करना चाह रहे थे, और हमें कुछ और मिल गया। तो ये इसको बड़ी सिग्निफिकेंट है 5 पोस्टुलेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और तो हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक दोस्तों।